हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन वाले बच्चों, हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन टीम कनेक्ट हो जाओ बेटा जल्दी। ओके बच्चा लोग, ऑनलाइन टीम कनेक्टेड बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, स्क्रीन शो हो रहा है क्या बच्चों? हेलो 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 प्रिंस, यश, हेलो 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 जतिन। बस 2 मिनट में स्टार्ट करते बच्चों। आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा बेटा। हेलो सचिन, हेलो सचिन। 201 में स्क्रीन चालू नहीं हो रहा है ऑनलाइन का। जल्दी भेज दो बेटा, लेट हो गया। चलिए बेटा बच्चों, हेलो हेलो। ऑनलाइन वाले बच्चों, 2 मिनट बेटा, मैंने टेक्निकल टीम को बुला लिया है। टेक्निकल टीम अभी आके 2 मिनट में स्क्रीन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। हाँ हाँ बच्चों, बच्चा लोग स्टार्ट किया जाए। इधर बच्चा लोग, मैं स्टार्ट करता हूं। ऑनलाइन वाले बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बच्चों। ओके, ऑनलाइन टीम, श्रेयांश, सोनम, सक्षम, प्रिंस, जतिन, सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। बस 2 मिनट में बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों की स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है। आईटी टीम को बुला लिया बेटा मैंने, 2 मिनट में आती है। हाँ बेटा, तब तक यस, लास्ट बेंच, लास्ट बेंच। क्या नाम बेटा आपका? उत्कर्ष, हाँ उत्कर्ष भाई। बेटा आईपीएल जो आप मेरे से पूछ रहे थे, एनपीए, एनपीए में बेटा अभी क्रिकेट मैचेस स्टार्ट हुए हैं बच्चों। और चूंकि फाउंडेशन की इतनी सारी मैचेस हैं, तो तकरीबन 8 से 9, मेरे हिसाब से 10 क्रिकेट टीम अभी तैयार हुई है। और 10 क्रिकेट टीम के मंडे के दिन मैचेस रखे हैं। तो आप लोग भी चाहें तो अपनी एक टीम उतार सकते हैं। उसमें शायद रूल्स आपको शायद पता होगा। एक टीचर, कोई भी एक टीचर आपके साथ हो एक, और टीम में 2 गर्ल्स को भी जगह देनी है कम से कम। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट के प्रति थोड़ा सा तो कम रहता है। तो इसलिए टीम आप बना सकते हो, टीम रजिस्टर्ड कर सकते हो। एक टीचर, कोई भी एक टीचर को भी अपनी टीम में जोड़ लो, है ना बेटा। और 2 गर्ल्स। अच्छा, मंडे का शेड्यूल अभी आ जाएगा बेटा, अभी डिसाइड करना बाकी है। 99% मंडे क्लासेस नहीं रहेगी, क्योंकि कारण क्या है, कब किसका मैच रहेगा ये भी पता नहीं ना बेटा। तो उस समय कोई टीम मैच खेल रही है, कोई टीम बाहर हो गई, बहुत सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं ना क्रिकेट के, तो आप ज्यादा अच्छे से जानकार हो, है ना बेटा। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों, बस 2 मिनट में बेटा स्क्रीन स्टार्ट हो रही, तब तक मैं शॉर्ट रिकेप देता हूं बच्चों। अभी तक मैंने आप लोगों को स्टार्ट कराया था। अच्छा, कितने बच्चे, आज फर्स्ट डे है बेटा? आपका फर्स्ट डे है? नहीं, परसों थे आप? अरे वाह, आपका फर्स्ट डे, आपका भी फर्स्ट डे। ओके, नहीं आपको तो जानता हूं बेटा, ऐसा नहीं। आपका फर्स्ट डे बेटा, आपका भी फर्स्ट डे। ओके बच्चा लोग, बच्चों अभी मैंने स्टार्ट किया था बेटा कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में पहले तो मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का इंपॉर्टेंस बताया था। और इंपॉर्टेंस बताने के बाद बच्चों, मैंने कंपनी की बेसिक डेफिनेशन आपको समझाई थी। कंपनी लॉ की डेफिनेशन ऑन लेटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब क्या निकलता है ये भी समझाया था। फिर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे एक टेक्निकल एक्सपर्ट की डेफिनेशन एज पर जस्टिस हेने।
जस्टिस हेनी की डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। जस्टिस हेनी के अकॉर्डिंग बच्चों कंपनी में जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, कंपनी हम तब बोलते हैं जबकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्रिएटेड बाय लॉ, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। ऑनलाइन वाले बच्चों तुरंत आओ बेटा जल्दी, ऑनलाइन वाले बच्चों को स्क्रीन नहीं जा रहा है। हाँ बच्चों, कल के लेक्चर में बेटा मैंने आर्टिफिशियल पर्सन पढ़ाया था, याद है बेटा आपको बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी अपने आप में कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल। आप हम लोग कैसे बेटा? नेचुरल पर्सन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के ही सेकंड पॉइंट से। सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी। पृथक कानूनी अस्तित्व। ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है बेटा? श्रेयांश, सोनम, सक्षम, प्रिंस, जतिन। ओके बच्चों सुनना बेटा। बच्चों जब हम कंपनी की बात करते हैं सपोज करिए सभी कंपनी है XYZ कंपनी लिमिटेड और ये कंपनी के शेयर होल्डर। सेपरेट लीगल एंटिटी ये बात करता है कि कंपनी और शेयर होल्डर का एग्जिस्टेंस बिल्कुल सेपरेट है। जैसे ये कंपनी के शेयर होल्डर रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, पन्नालाल, कन्हैयालाल, धन्नालाल, मांगीलाल, देवीलाल, अमनलाल, चमनलाल, ये सब कंपनी के शेयर होल्डर। बराबर बेटा? जस्टिस हेनी का कहना क्या बनता है कि सब कंपनी और शेयर होल्डर दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है। हम कंपनी को अलग लेके चलते हैं, कंपनी की सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं और बल्कि कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके शेयर होल्डर से इतना अलग है कि अगर मान लीजिए जो 100% शेयर होल्डर है ना, 100% शेयर होल्डर अगर अपने शेयर्स बेच दें और बेच के बाहर हो जाए तो भी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, बल्कि कंपनी के 100% शेयर होल्डर की डेथ हो जाए। अब डेथ कैसे हो जाए? जैसे हो सकता है कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और मान लो सारे शेयर होल्डर आए थे उस दिन और अचानक से बिल्डिंग की छत गिरी और सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज, एक भी नहीं बचा। बराबर बेटा अब्दुल? सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज। शैलेंद्र एक भी नहीं बचा। अब बताओ शैलेंद्र भाई, अब एक भी शेयर होल्डर नहीं बचा तो कंपनी तो बंद हो जाएगी ना? बोलो बच्चों, कंपनी बंद हो जाएगी ना? सोनम, जतिन, यश, हर्षित, प्रिंस,
सक्षम, श्यांश, बताओ बेटा, सारी शेयर होल्डर परमानेंटली परमात्मा के पास चले गए। बच्चा लोग, बच्चा लोग बोलो, कंपनी बंद हो जाएगी या चालू रहेगी? हाँ, कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर थे, सारे शेयर होल्डर बैठे हुए थे, छत गिरी, सारी शेयर होल्डर की डेथ। अब बोलो, चालू रहेगी? श्रेयांश का कहना है कंपनी चालू रहेगी, सक्षम का कहना है चालू रहेगी, जतिन का कहना है चालू रहेगी। ओके, सोनम, प्रिंस, चलो बोलो बेटा, क्या चालू रहेगी कंपनी? और सुनो बेटा, सोनम, चालू रहेगी, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परफेक्ट बच्चों, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? सुनो, मान लो यहां एक शेयर होल्डर था, एक शेयर होल्डर, नाम था बेटा इसका मृत्युंजय। क्या नाम था बेटा? मृत्युंजय, मतलब मृत्यु पे विजय। अब नाम कुछ भी रख लो, मृत्यु पे विजय। वो जब एक ईंट गिरी ना, तो सब पराजय। और अब बताओ, ये शेयर होल्डर की डेथ हो गई, मृत्युंजय गए। अब अगले दिन उत्कर्ष, अगले दिन ये जो शेयर होल्डर है, इसको छोड़ने के लिए अंतिम यात्रा पे इनके रिश्तेदार इनको लेके जाते हैं। सॉरी, एक आगे भी रहता, 5, और ये शेयर होल्डर को होल्ड करके ले जा रहे हैं और छोड़ के आएंगे। और जैसे ही छोड़ के आते हैं, तुरंत कंपनी में पहुंच जाते हैं कि सब वो एक शेयर होल्डर गया, हम उसके उत्तराधिकारी हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। यानी कहने का मतलब है कि कंपनी की सारी शेयर होल्डर की डेथ भी हो जाए ना, तो भी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, क्योंकि एक शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो उसकी जगह देखो 5-5 उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि उसके क्लोजेस्ट नियरेस्ट रिलेटिव हैं, वो उसकी जगह अपनी पोजीशन लेना चाहते हैं, उसकी पोजीशन को लेना चाहते हैं। तो कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, इतना एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है कि कंपनी के 100% शेयर होल्डर की डेथ भी हो जाए तो भी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। बल्कि कंपनी के 100% शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाएं, दिवालिया, दिवाली के दिन सारे शेयर होल्डर दिवालिया, बोलो अब कंपनी बंद हो जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग। बल्कि इतने अलग अलग हैं कि शेयर होल्डर को अगर लगता है कि कंपनी ने इनके विरुद्ध कुछ गड़बड़ की है, तो कंपनी के ऊपर लीगल केस ठोक सकते हैं। और कंपनी को लगता है कि इसने, शेयर होल्डर ने हमारे खिलाफ कुछ गड़बड़ की, तो कंपनी उसके अगेंस्ट लीगल सूट फाइल कर सकती। तो कंपनी और शेयर होल्डर दोनों का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। पक्का बेटा? तीसरा पॉइंट, क्रिएटेड बाय लॉ। कानून द्वारा निर्मित। ओके बच्चों, चलो सुनना बेटा, कंपनी कानून के द्वारा निर्मित होती है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये उत्कर्ष भाई, उत्कर्ष
नाराज नहीं होना उत्कर्ष, सपोज करें उत्कर्ष ये व्यापार करना चाहते हैं सोल प्रोप्राइटर के तौर पे, एकांकी व्यापारी के तौर पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको कहीं किसी प्रकार की अप्रूवल, अनुमति लेने की जरूरत नहीं, आपको कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जब चाहें तब आप बिजनेस स्टार्ट करें, जब चाहे तब आप बिजनेस बंद कर दें। या मान लो ये लोग पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, कौन कौन, अब्दुल और शैलेंद्र, पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, यहां पर भी आपको किसी की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, यहां पर जब चाहे तब बिजनेस स्टार्ट कर लो, जब चाहे तब बिजनेस को बंद भी कर दो। आगे चल के मैं एक बात करूंगा, डीड की, पार्टनरशिप डीड होती है, लिखा पड़ी होती है, वो भी करना तो करो, नहीं करना तो मत करो। बराबर बेटा। लेकिन बच्चों अगर मान लो आप कंपनी की बात करते हो तो कंपनी इतना आसान नहीं बेटा, आपको कंपनी के तौर पे बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले किसी सीए के पास जाओगे, आप कंपनी का मेमोरेंडम तैयार करो, कंपनी का सीमा नियम, मेमोरेंडम क्या होता है बेटा, मेमोरेंडम, ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान देना बेटा, मेमोरेंडम यानी कंपनी का संविधान है, जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी किस उद्देश्य से बनी, ये तमाम बातें हम उसके अंदर लिखते हैं। यही एक और डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं हम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको नाम देते बेटा अंतर नियम। जतीन प्राइमरी डॉक्यूमेंट, बहुत बढ़िया बेटा जतीन, परफेक्ट बच्चा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेटा, इसमें कंपनी के सारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट लिखा होता है, कंपनी में चेक कौन साइन करेगा, कंपनी में असेट खरीदने का अधिकार किसके पास, कंपनी के साथ किसी ने फ्रॉड करा तो उसके ऊपर केस लगाने का अधिकार किसके पास, सेटलमेंट हो जाने पर उस केस को वापस लेने का अधिकार किसके पास, ये जो कंपनी का इंटरनल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे चलेगा, ये सारी बातें कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखती है। और बच्चों ये दो कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कंपनी अगर बनानी तो सबसे पहले ये दो डॉक्यूमेंट आपको किसी भी सीए, सीएस या जो भी कंसल्टेंट है उससे तैयार करवाने पड़ेंगे। अब मान लो एक सीए से आपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाए, अब सुनना बेटा, आपने किसी से डॉक्यूमेंट तैयार करवाए, ओके बच्चों, अब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, और कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो जिस भी सीए से आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे या सीएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फीस भरनी है। यहीं पर आपको यह भी बताना है कि कंपनी का नाम क्या रहेगा, क्योंकि उस नाम से पहले से कोई पंजीकृत कंपनी तो नहीं है, इसको देखा जाएगा। आपने फीस भरी, नाम दिया, तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और अभी आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, यहां से आपकी कंपनी कागज पे स्थापित हुई,
अब कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए पैसा, फंड, और फंड के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, अपने शेयर मार्केट में उतारने पड़ेंगे, शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। और कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से शेयर नहीं लेगा। पब्लिक में शेयर इश्यू करने के पहले बाकायदा आपको हाँ जी बच्चों, एक विज्ञापन तैयार करना पड़ेगा। उस विज्ञापन को टेक्निकल भाषा में प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण हम बोलते हैं। और ये एक तरह का क्या है, एडवर्टीजमेंट। बराबर बेटा, ये एक तरीका क्या है बच्चों, एडवर्टीजमेंट। इसमें कंपनी की सारी डिटेल लिखी होती है। कंपनी की सारी जानकारी लिखी होती है। बराबर बेटा, ओके। अब सुनो, इसके बाद पब्लिक आपके शेयर के लिए अप्लाई करेगी और तब जाके आप शेयर ले पाओगे, शेयर इश्यू कर पाओगे। यानी यहां आपका कंपनी में फंड का अरेंजमेंट होता है। चलो अब आप कंपनी चला रहे हो, कंपनी किसके आधार पे चला रहे हो, कंपनी के इस मेमोरेंडम के आधार पे, कंपनी के इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आधार पे बच्चों आप कंपनी चला रहे हो। अब मान लो आगे चल के कंपनी बंद करनी है, और आगे चल के आपको कंपनी बंद करनी है। हाँ जी बच्चों, अगर आपको आगे चल के कंपनी बंद करनी है तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि शटर लगाया और घर बैठ गए। बाकायदा आपको शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। इस मीटिंग को नाम दिया जाता है बेटा जीएम, जनरल मीटिंग। और ये जो जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिस मीटिंग को क्या नाम देंगे बेटा, जनरल मीटिंग। यहां प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और सब शेयर होल्डर सहमति देंगे, तब जाके कंपनी बंद होगी। और इतने में भी कंपनी बंद नहीं होती है, आपको अभी कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट को बताना पड़ेगा कंपनी क्यों बंद कर रहे हो, क्योंकि कोर्ट ये देखेगा कि कहीं आपने ऐसा तो नहीं करा कि पब्लिक से पैसा ले लिया और उस पैसे का दुरुपयोग करा और अब आप हाथ खड़े कर रहे हो। कोर्ट यहां पर एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगी जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर, समापक। ये लिक्विडेटर कंपनी की सारी असेट अपने कब्जे में लेता है, सारी असेट को बेचता है, सारी लायबिलिटी को भुगतान करता है, तब जाके कंपनी बंद होती है। इसका मतलब बच्चों, मैं आपको ये पूरी प्रोसेस के माध्यम से कंपनी की पूरी सिस्टमेटिक जानकारी भी देना चाहता हूं कि कंपनी कैसे बनती है। ऐसा नहीं एक एकांकी व्यापारी की तरह, जैसे कि ये अब्दुल और ये अपने ये जैसे चलो शैलेंद्र भाई, इनको आज विचार हुआ कि व्यापार करते हैं, व्यापार स्टार्ट कर दिया, बोले बड़े लेवल पे व्यापार करना। और क्या व्यापार स्टार्ट करा, चौराहे पे पानी बतासे का ठेला लगाया। नहीं, हंसना नहीं, व्यापार है। हाँ बराबर, व्यापार है, इसे हंसने से मतलब नहीं। उत्कर्ष भी तो पास में चाय का ठेला लगाता है, बेचारा मेहनत कर रहा है ना। हाँ यस, अब्दुल आपको छोड़ दिया अभी। तो एक एकांकी व्यापारी जब चाहे तब बिजनेस चालू करता, बंद कर देता है। पार्टनरशिप फर्म जब चाहे तब चालू करती, बंद कर देती। लेकिन कंपनी इतनी आसानी से चालू या बंद नहीं होगी, ये पूरी की पूरी सेट प्रोसेस है, उसके बाद ही कंपनी चालू और बंद होती है। MO, हाँ अभी उसकी बात थोड़ा सा यहां जल्दी होगी, आगे लेंगे बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना बेटा। बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर, पक्का बच्चों, ईमानदारी से शैलेंद्र भाई। बच्चों चलो कंपनी की डेफिनेशन देख रहे थे बच्चा लोग हम।
बोलो पहला पॉइंट क्या पढ़ा बेटा हमने? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा पॉइंट, कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तीसरा पॉइंट, क्रिएटेड बाय लॉ। चौथा पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। अब समझना बेटा परपेचुअल सक्सेशन का मतलब। सॉरी, निरंतर उत्तराधिकार। सुनना बच्चों, अब देखो बेटा परपेचुअल यानी निरंतर उत्तराधिकार, इसका मतलब क्या निकलता है? जैसे नाम बोलो बेटा, नाम आपका नमन, रमन, ओके। एग्जाम्पल ले ले, नाराज सुनी, कल आओगे। अच्छा, पूछना पड़ता है बेटा। वो नाराज हो गया था बेटा शैलेंद्र, फिर 4 दिन बाद आया। चलो, ये रमन भाई अब तो हमारे पास आते हो और ये बोलते हैं कि बोले सर मैं सीए तो क्वालिफाइड हो जाऊंगा, मेरे को पता है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब ये बताओ मैं सीए बन गया तो उसके बाद क्या आगे की मेरी जो जनरेशन है वो क्या निरंतर सीए कहलाएगी? आगे मेरी जो जनरेशन होगी, सन या डॉटर जो भी हो, आगे की जनरेशन, आगे की पीढ़ी, उनको क्या उत्तराधिकार में डिग्री मिलेगी? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा करना चाहते हो, क्या आप अभी कुछ ऐसा बीजारोपण कर दो कि आपको आगे की 7 जनरेशन भी याद रखे। तो रमन भाई, आप सीए क्वालिफाइड हो गए, आप इतने इंटेलिजेंट हो, अब आप एक काम करो, अपने सीए की वर्किंग लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा करो कि कोई एक आधी ऐसा बिजनेस आइडिया निकालो, यूनिक बिजनेस आइडिया, कोई भी यूनिक बिजनेस आइडिया। अरे भाई आप बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी करवा देते हो अपने क्लाइंट की, अपने क्लाइंट के पूरे व्यापार को खड़ा कर देते हो, आपकी सलाह के बिना बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं चलते। तो आप बताओ, आप इतने इंटेलिजेंट होते हो, कॉमर्स फील्ड के होते हो, तो आप कोशिश करो कि अपना कोई अच्छा एक बिजनेस स्टार्ट करो और कंपनी बना लो। और एक बार आपने कंपनी बना ली और बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो ये कंपनी एक बार बनने पर ये चलती है परपेचुअल। परपेचुअल मतलब निरंतर, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार में। इसका मतलब एक बार अगर कंपनी बन गई तो ये कंपनी सदियों तक चलती है, शताब्दियों तक चलती है, युग युगों तक चलती है, आदिकाल तक चलती है, अनादिकाल तक चलती है। आपकी कई पीढ़ियां निकल जाए, ये कंपनी अपने आप अस्तित्व में रहेगी, क्योंकि कंपनी परपेचुअल सक्सेशन पे होती है। और आपके सामने एग्जांपल है, बिल्डा ग्रुप। बोलो, बिल्डा फैमिलीज ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर ली, आज उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज, धीरू भाई अंबानी जी कोई बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन एक बार उन्होंने कंपनी सेट की, आज उनकी कई पीढ़ियों तक उसके फायदे मिल रहे हैं। टाटा ग्रुप की बात करो, टाटा ग्रुप स्टार्ट हुआ और आज भी वो नाम जिंदा है। तो कंपनी परपेचुअल सक्सेशन पे चलता है, निरंतर उत्तराधिकार पे चलता है। इतना निरंतर होता है कि जैसे आपने शायद इस दुनिया के संबंध में ये पोएम सुनी होगी, शायद 11वीं 12वीं में। क्या पोएम सुनी होगी कि सभी जो वर्ल्ड है, दुनिया,
इस दुनिया के लिए बोला जाता है मेन में कम्स इन, मनुष्य इस दुनिया में आते हैं, मेन में गोज आउट, मनुष्य इस दुनिया से चले भी जाते हैं। मनुष्य इस दुनिया में आते हैं, मनुष्य इस दुनिया से चले भी जाते हैं। मेन में कम्स इन, मेन में गोज आउट, बट द कंपनी गोज, सॉरी, बट द वर्ल्ड गोज फॉर एवर। दुनिया अपनी गति से चलती चली जाती। यानी मनुष्य इस दुनिया में आते हैं, मनुष्य इस दुनिया में जाते हैं, लेकिन मनुष्य के आने जाने से धरती की गति पर किसी प्रकार का कोई फर्क। अब यही पोएम हम कंपनी पे फिट करते हैं। सब उसका नहीं, कंपनी है, और आप बताइए शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इस कंपनी में आते हैं और जब ये शेयर बेच देंगे तो चले जाएंगे। अब हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर में कम्स इन, शेयर होल्डर में गोज आउट, बट द कंपनी गोज फॉर एवर। शेयर होल्डर कंपनी में आते हैं, शेयर होल्डर कंपनी से जाते हैं, बट शेयर होल्डर के आने जाने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? बच्चा लोग ईमानदारी से जाओ। बच्चों, शरण भाई, हाँ इधर बेटा, आपका नाम भूल गया। हाँ, भाविक ठीक, भाविक क्लियर। चलो, जस्टिस है ने क्या क्या बोलते हैं? कंपनी पहली बात क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन, आप हम लोगों की तरह ह्यूमन बीइंग नहीं। दूसरी बात, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का अस्तित्व हम शेयर होल्डर से अलग है बेटा। क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा निर्मित होती बच्चा कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी निरंतर एग्जिस्टेंस में रहती है, कंटिन्यूटी में रहती है। बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? चलो जी, अंतिम पॉइंट, कॉमन सेल। कॉमन सेल, हाँ बच्चों, समझ लो बेटा। बच्चों, जैसे मान लीजिए ये मिस्टर रमन, अब मिस्टर रमन भाई, ये मिस्टर रमन भाई क्या करते हैं? सोल प्रोप्राइटर के तौर पे, एकांकी व्यापारी के तौर पे व्यापार करते हैं। बताओ जी, साल भर में कई सारे तमाम प्रकार के एग्रीमेंट आपको करने होते हैं। उन तमाम एग्रीमेंट पे या तो ये सिग्नेचर कर देते हैं, और यही बात अगर मान लो मिस्टर शैलेंद्र होते तो वो बेचारे एक्चुअली क्या साइन कर नहीं पाते, तो अंगूठा लगाते हैं। शैलेंद्र स्पेलिंग कितनी टफ है, लिख नहीं पाते ना, फिर अपन पेन देते साइन करने के लिए, वो तुरंत अंगूठा काला करके बोले ये नहीं, ये ज्यादा बेटर, साइन तो कोई भी कॉपी कर लेगा बराबर। अब बताओ शैलेंद्र, गुस्सा नहीं बेटा? हाँ, अब देखो, जैसे एक एकांकी व्यापारी, सोल प्रोप्राइटर जब व्यापार करता है तो उसको कई सारे एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। उन एग्रीमेंट पे अपनी ओर से या तो हस्ताक्षर करता है या फिर थंब एक्सप्रेशन यूज करता है। और एक एकांकी व्यापारी कितने व्यापार करेगा, उससे तो बच्चों कई गुना ज्यादा ट्रांजैक्शन कम नहीं करती।
उससे कहीं ज्यादा एग्रीमेंट कम नहीं करती। बराबर बेटा? ओके बच्चों, उससे कई गुना ज्यादा एग्रीमेंट कौन करती है बच्चों? कंपनी करती है। क्लियर? परफेक्ट। और आप बताओ, एक आप और हम जैसे लोग तो सिग्नेचर कर सकते हैं, थंब एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। क्या कंपनी थंब एक्सप्रेशन लगा सकती है, सिग्नेचर कर सकती है? नहीं। तो कंपनी अपनी परमिशन के लिए यूज करती है उसकी सिल। इस सिल को ही नाम देते बेटा हम सार्व मुद्रा। और जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी की सिल लगी होती है, मतलब उस डॉक्यूमेंट के लिए कंपनी बंधी है, बाउंडेड है, कमिटेड है, लीगल कमिटमेंट में है। और अगर मान लो उस डॉक्यूमेंट पे कंपनी की सिल नहीं लगी, तो आप ये बोल सकते हो कि टेक्निकली कंपनी इसके लिए बाउंडेड नहीं। बोलो बड़ा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर हुआ? ईमानदारी से बच्चों, बच्चा लोग ईमानदारी से क्लियर? बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग। चलो, ये बेटा हम कंपनी की बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे। बोलो, बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट ऑनलाइन वाले बच्चों? जतिन, सोनम, प्रिंस, सक्षम, श्यांश। बोलो बेटा, क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? पक्का? कोई डाउट बेटा यहां तक? दमन, रमन? चलो बेटा, हाँ जी बच्चों, सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर। अभी तक तो बेटा मैं आप लोगों को कंपनी की बेसिक डेफिनेशन बता रहा था। अब यहां से अगला बेसिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये सभी मिस्टर ए हैं, अब्दुल भाई, अब्दुल ना। अब अब्दुल भाई को बिजनेस करना है और वो भी कंपनी बना के करना है। तो एक सीए के तौर पे सबसे पहले हम उनको बोलेंगे मेमोरेंडम तैयार करो। मेमोरेंडम क्या होता है बेटा? कंपनी का सीमा नियम, कंपनी का संविधान। और एक सीए के तौर पर मेरे पास भी किसी कंपनी का मेमोरेंडम अगर तैयार करने को आता है, तो मैं बहुत सोच समझ के उसकी भाषा लिखता हूं। 100-150 पेज का भी अगर बेटा मैंने कंपनी का मेमोरेंडम बनाया, तो उसको मैं ध्यान से पढ़ता हूं बच्चों, क्योंकि ये कंपनी का ऐसा संविधान होता है, इसके आधार पर कंपनी सालों तक चलती रहेगी। और कभी कभी तो मैंने किसी कंपनी का मेमोरेंडम अगर लिखा है ना, तो मैं उसको पढ़ने के लिए मेरे पार्टनर, साथी व्यक्ति जो सीए उसको देता हूं, क्या आप अपने हिसाब से पढ़ो। कारण क्या होता है, मैंने जो लिखा कई बार मैं उसको मेरे नजरिए से ही पढ़ता हूं, और जो पार्टनर पढ़ेगा तो पार्टनर कहीं ना कहीं उसको दूसरे नजरिए से पढ़ सकता है, गलतियों को निकाल सकता है, कहीं पर कोई बात अधूरी रह गई, कहीं पे कोई स्टेटमेंट अधूरा रह गया, कहीं पे एक बात, कहीं पे उसी का दूसरा मतलब निकल रहा है, तो तमाम बातों को पार्टनर बता देता है। तो इसलिए सबसे पहले हम तैयार करते कंपनी का मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के बाद तैयार करते बेटा कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या तैयार करते बच्चों? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल रूल्स रेगुलेशन हम लिखते हैं। हाँ बेटा, दोनों बेटा, दोनों बनाना जरूरी बच्चों, क्योंकि कारण क्या है, इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पे तो कंपनी रजिस्टर्ड होगी। उत्कर्ष, ये दो पेपर लेके जाओगे, आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो कागज तो चाहिए। मेमोरेंडम से पता लगता है कि आपका उद्देश्य क्या है,
क्या काम करोगे, कहां काम करोगे, कौन मेंबर होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पता चलता कैसे संचालित करोगे, कैसे चलाओगे। क्या आपको टेंशन नहीं है भाई, इसमें पैसा तो पब्लिक का उठाओगे, तो क्लियरिटी होनी चाहिए बराबर बेटा। चलो तो सबसे पहले क्या तैयार करा मैंने, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हम जाते कंपनी के रजिस्ट्रेशन पे, और जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो कंपनी का नाम तय करना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अब मिलेगा। चलो अब कंपनी बन गई, अब आपको पैसा चाहिए। मान लीजिए आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए चाहिए, तो 50 करोड़ रुपए पब्लिक से उठाने के लिए आपको एक विज्ञापन, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, ये एक तरह का विज्ञापन होता है, ये पब्लिश करना पड़ेगा। किसके बीच में? जनता के बीच में। और जनता को बताना पड़ेगा कि हमारी ये कंपनी हमने पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड करा ली है, और हम इस कंपनी के अंदर 50 करोड़ रुपए चाहते हैं, 50 करोड़ रुपए पब्लिक दे, हम आपको मुनाफे कमा के देंगे। चलो जी, पब्लिक को इनका प्रोजेक्ट समझ में आया, पब्लिक पैसा देना चाहती है। रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, पन्नालाल, कन्हैयालाल, धनालाल, मांगीलाल, देवीलाल, अमनलाल, चमनलाल, ये सब पैसा देना चाहते हैं। अब इसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो 1 लाख रुपए देना चाहता है, कोई 10,000 देना चाहता है। इस भीड़ के अंदर उत्कर्ष भी दिख रहा है, वो 10 रुपए का नोट दिखा रहा है, मैं 10 रुपए देना चाहता हूं कंपनी, तो भी कहीं इधर उधर से लिया आया बस। उत्कर्ष शांत, मन शांत, बिल्कुल शांत, गुस्सा नहीं, मन शांत, बराबर। अब बताओ, ये लाखों लोग आ गए, गेट के बाहर खड़े हैं, पैसा देने के लिए रेडी हैं, बराबर बेटा, ओके बच्चों। लेकिन अब इनसे पैसा ले कैसे? तो इनसे पैसा लेने के लिए हम क्या काम करते हैं भाई, कंपनी की टोटल कैपिटल मेरे को चाहिए 50 करोड़ रुपए। अब 50 करोड़ कैसे मैं उगाऊं, क्योंकि अगर बराबर तरीके से सिस्टम नहीं बनाया तो वैसी ही भीड़ लग जानी है जैसे विराट कोहली की टीम के जीत जाने पर। कहा बेंगलोर में था ना वो, बेंगलोर में था ना, इतनी पब्लिक पहुंच गई वहां। पब्लिक तो क्या, एक्चुअली पब्लिक तो उससे ज्यादा भी इकट्ठी होती है, मैनेजमेंट चाहिए। और वो जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे वो क्राउड को मैनेज नहीं कर पाए। और आप बताओ, भीड़ में कितनी 20-30 लोग की डेथ हो गई थी शायद, 11-12 कैजुअलिटी हुई, उसमें ज्यादातर यूथ थे, 18 साल, 19 साल, 20 साल, ऐसे यूथ ज्यादा गया था। और भीड़ का तो कुछ रूप नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति धक्के मुक्की में गिर गया ना तो उठ ही नहीं पाता है, क्योंकि लोग उसके ऊपर चढ़ के भाग जाते, पता ही नहीं लगता लोगों को कि नीचे कोई गिरा, तो उठ ही नहीं पाता। तो सोचो, क्राउड मैनेजमेंट भी जरूरी। आज हमें 50 करोड़ रुपए चाहिए, लाखों लोग बाहर खड़े, कई लोग चिल्ला रहे हैं, और उसमें ज्यादा चिल्लाने वाले उत्कर्ष जैसे लोग होते हैं, मेरे 10 रुपए। हम बोले रुक भाई उत्कर्ष रुक, अब इनसे पैसा कैसे लोगे? तो हम एक काम करते हैं, ये 50 करोड़ रुपए की पूंजी को छोटे छोटे भाग में बांट दे, वैसे छोटे छोटे भाग में। जैसे अभी उत्कर्ष और ये लोग अभी सप्लीमेंट्री की एग्जाम देने गए थे, 12th सप्लीमेंट्री, और पेपर अच्छा गया इनका, क्योंकि पेपर इनको पहले से पता था क्या पेपर आने वाला है, तो बहुत अच्छा पेपर गया। उत्कर्ष, हाँ, उसके बाद ये 4-5-6 फ्रेंड, यही अब्दुल, शैलेंद्र, भाविक, रमन, ये सब सप्लीमेंट्री वाले बच्चे पिज्जा हट पे चले गए, पिज्जा मंगा लिया, ओ पिज्जा बड़ा भारी पिज्जा आ गया, ओ भूख किसी को है नहीं, ये बोले एक ही पिज्जा मंगा लो। अब क्या करोगे, उसको छोटी छोटी स्लाइस, छोटे छोटे भाग में बांटोगे। वैसी 50 करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठा करना मुश्किल काम है इस भीड़ से, तो 50 करोड़ को हम छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे अंश,
छोटी यूनिट के अंदर विभाजित कर लेते हैं, और वो जो छोटा सा भाग है, वो जो छोटा सा यूनिट है, उस छोटे से भाग या छोटे से यूनिट को ही हम नाम देते हैं शेयर। और मान लो हमने तय करा कि हमारा एक जो शेयर होगा वो शेयर 10 रुपए का होगा, मतलब एक शेयर सर्टिफिकेट की कीमत होगी 10 रुपए, उसका अंकित मूल्य 10 रुपए होगा, यानी एक यूनिट की कीमत 10 रुपए। इसका मतलब एक व्यक्ति 10,000 लगाना चाहता है, हम उसको 10,000 का एक शेयर देना चाहते हैं, मतलब 1,000 शेयर देंगे। कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपए लगाना चाहता है, हम उसको 10 रुपए के भाव में 10,000 शेयर देंगे। और उत्कर्ष जैसा एक व्यक्ति भी खड़ा जो 10 रुपए देना चाहता है, तो 10 के भाव से हम उसको कितने शेयर देंगे? एक शेयर। उस कैपिटल के छोटे से पार्ट को, स्मॉलेस्ट पार्ट को, छोटी यूनिट को हम नाम देते हैं शेयर। पक्का बच्चा? और जब बात उठती है शेयर की, तो शेयर को भी बोलो हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, समतांशधारी। इसके नाम से ही क्लियर कि सभी लोगों के अधिकार समान, सब समान। ये इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओरिजिनल मालिक होते हैं, वोट देने का अधिकार भी इनके पास ही होता है। कंपनी डिविडेंड का रेट यहां पर फिक्स नहीं करती। कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट कमाएगी कम डिविडेंड मिलेगा। कंपनी बंद हो जाएगी तो घाटा भी इनको उठाना है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाए तो डिविडेंड भी इनको ज्यादा मिलेगा। डिविडेंड को हम बोलते हैं लाभांश। अच्छा, कंपनी जब बंद होगी बराबर बेटा, तब इनको पैसा लौट आएगी। बोलो पूरी रिस्क किसकी होती है? नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर की। अब सुनना बच्चों, जैसे ये रमन भाई, शैलेंद्र, अब्दुल, भाभी, उत्कर्ष, ये 4-5 महारथी लोग जो सीए क्वालिफाइड हो गए। उत्कर्ष खुश मत हो, मेरे बोल देने से सीए क्वालिफाइड नहीं हो गए, पहले सप्लीमेंट्री का रिजल्ट लाके बताना मेरे को। हाँ उत्कर्ष, सुनो, ये 5-6 जो सीए लोग हैं, इन लोगों ने सोचा हम अपनी कंपनी बनाते हैं, एक बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आए, कंपनी बना रहे हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर इशू करेंगे। अब इक्विटी शेयर इशू करने के लिए उत्कर्ष अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव लोगों को बोलते हैं, रमन भाई इनके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव लोगों को बोलते हैं, मैं नया प्रोजेक्ट लेके आया हूं, मैं नई कंपनी लेके आया हूं, मेरे शेयर खरीदो। भाविक बोलेगा उनके फ्रेंड्स रिलेटिव लोगों को कि सब मैं नया प्रोजेक्ट लेके आया हूं, इसमें पैसा डालो। अब कई जो आपके बहुत ही क्लोज रिलेटिव है वो तो आपके कहने पर कंपनी के इक्विटी शेयर ले लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रिलेटिव होंगे जो जानते हैं कि इक्विटी शेयर में रिस्क सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका पैसा वापस होता है कंपनी के बंद होने पर सबसे आखिरी में। तो इसलिए कभी कभी ऐसे रिलेटिव होंगे जो आनाकानी करेंगे कि उनको रिस्क लगेगा, तो हम उनको बोलते हैं आप एक काम करो, आप इक्विटी मत लो, आप हमारे प्रेफरेंस शेयर ले लो। प्रेफरेंस को बोले साहब बोलते हैं पूर्वाधिकार। किस बात का पूर्वाधिकार? कंपनी एक्ट के सेक्शन 43 में इनको 2 बातों में पूर्वाधिकार है। पहली बात डिविडेंड पाने में, मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो इक्विटी को डिविडेंड बांटेंगे, पहले प्रेफरेंस को बांटेंगे। ऐसे ही रिफंड ऑफ कैपिटल, कंपनी जब बंद होगी पैसा वापस करने की बात आएगी, तो पहले इक्विटी को देने के पहले किसको देंगे? हम प्रेफरेंस को। डिविडेंड भी पहले इनको देंगे फिर इक्विटी को देंगे। इसी तरह से कंपनी बंद होगी तो कैपिटल भी इनको पहले वापस करेंगे, फिर बचेगा तो इक्विटी को। हाँ जतिन सेठ, बिल्कुल जतिन भाई,
पहली कोशिश तो जतिन अपन इक्विटी शेयर की करते हैं, लेकिन क्या होता है जतिन, इक्विटी शेयर में रिस्क ज्यादा होता है बच्चा, तो इसलिए लोग हमारे इक्विटी शेयर खरीदने के बजाय प्रायोरिटी किसकी रखते हैं बेटा, प्रेफरेंस शेयर, जो हमारे दूर दूर के रिलेटिव हैं। तो हम उनको बोलते हैं ठीक है साहब, आप इक्विटी मत खरीदो, कम से कम प्रेफरेंस शेयर तो खरीद लो। और प्रेफरेंस शेयर में हमने उनको सुरक्षित कर दिया, किस बात पे, डिविडेंड पे, कि पहले आपको डिविडेंड देंगे, हम इक्विटी वाले बाद में ले जाएंगे। और इसी पैसा वापस करने पे भी सुरक्षित कर दिया कि पहले आपको कैपिटल वापस करेंगे, इक्विटी बाद में लेके जाएंगे। बराबर बेटा। अच्छा, क्योंकि अब इनको ये पावर दे दिया, तब ऐसे केस में इन लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना भी जरूरी है। क्यों रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है? नहीं तो बताओ जी, इक्विटी शेयर खरीदेगा कौन कंपनी के? क्योंकि सारे पावर किसको दे दोगे, प्रेफरेंस को, तो लोग इक्विटी नहीं खरीदेंगे। इसलिए बच्चों, कंपनी एक्ट के सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंस शेयर पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। क्यों रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं? ताकि इक्विटी का इंपॉर्टेंस बना रहे। चलो, अभी रेस्ट्रिक्शन काफी डिटेल में है, इनकी बात फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सब बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। चलो, अपना कहाँ तक लास्ट खत्म कंप्लीट हुआ था? लास्ट ट्रिक कौन सी थी?